मुद्रा में हाथ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कर लीजिए, आंखों पर लगा लीजिए और इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में उस असीम सत्ता को मेरा प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, हरिद्वार में बैठे हुए हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी गुरु जी को प्रणाम, श्री आचार्य जी श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम और इस शिविर में हमारी जो जुड़ी हुई भाई बहन है उन सबको भी मेरा प्रणाम और हमारी केंद्रीय प्रभारी दीदी देवप्रिया दीदी को मेरा हृदय से नमन और साध्वी दीदी को नमन और राज्य कार्यकारिणी की जितनी भी हमारी सदस्य बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं उन सबको मेरा प्रणाम और सभी कर्मठ कार्यकर्ता जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा हृदय से नमन वंदन और आप सबका इस ग्रुप में स्वागत है। और आज का जो सत्र ले रही हैं वो हमारी शामली से जिला प्रभारी बहन डॉक्टर कुमुद शर्मा जी लेंगी, क्योंकि कल उन्होंने जो सत्र लिया था वो था इनफर्टिलिटी का, बांझपन का, और उसी से कनेक्टेड आज रहेगा 16 संस्कारों में जो महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार जो है उसके बारे में, गर्भाधान से संबंधित पूरा सत्र आज रहेगा। और ये डॉक्टर कुमुद शर्मा जी हमारी बहुत ही कर्मठ और कुशल, हमारी कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही सहज भाव से और सरल भाव में अपने बात को, अपने आसनों को, प्राणायाम को हम सबके आगे लेके आ रही हैं। आप देख ही रहे हैं सत्र में। ऐसी बहन का मैं हृदय से बहुत ही स्वागत करती हूँ और ये मंच उनको देती हूँ और वो अपनी बहुत ही सरल ओजस्वी वाणी में जिस तरीके से नित्य हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ती भी हैं और आज फिर उन्हीं के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये मंच उनको देती हूँ। आदरणीय दीदी डॉक्टर कुमुद शर्मा दीदी, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इंद्र धन्यवाद दीदी। सभी साधक ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम की ध्वनि बोलेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम
परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी और केंद्रीय प्रभारी दीदी की सूक्ष्म उपस्थिति को यह महसूस करते हुए मैं उन्हें सादर नमन करती हुए आज के मंच पर उपस्थित हमारी राज्य कार्यकारिणी की दीदी, राज्य प्रभारी दीदी और आप सभी साधक साधिकाओं, आप सभी को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। आज की हम बिना विलंब की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि कल आपने देखा था इनफर्टिलिटी, यानी कि मां ना बन पाना एक बड़ी समस्या है। उस समस्या के ऊपर हमने विचार किया था। ऐसी ही एक और समस्या है, मां बनने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उन बातों का जानना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप देखो सामान्य रूप से समझें, अगर यदि आप अपने घर में किसी बहन ने समोसे बनाने सीख लिए, हलवा बनाना सीख लिया और जो वो बनाएगी तो वो ये चाहेगी पूरा घर उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वो सबसे पूछते हैं फिर कैसा लगा आपको, कैसा लगा, और सब कहते भाई वाह कमाल हो गया, बढ़िया बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक छोटी सी क्रिएशन थी वो तो, कि वो हाथ के हाथ खत्म नहीं हो जानी थी। और ये एक नव निर्माण की प्रक्रिया है। माँ के साथ ये समझ लीजिए कि जो स्त्री गर्भ धारण कर रही है वो एक सृष्टि का निर्माण करने जा रही है। सृष्टि का निर्माण, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा जीव पल रहा है जो पैदा होने के बाद अपने कम से कम उन्हीं संस्कारों को जो उसने माँ के अंदर बैठ कर के लिए थे, वे संस्कार वो आने वाले समय में 70, 80, 90 साल, जितने साल की उसकी उम्र होगी उतनी उम्र तक उसके अंदर वो संस्कार रहेंगे। यानी कि हम जैसे कि मकान बनाते हैं तो ये सोचते हैं इसमें क्या क्या चीजें हों, इसमें कितनी मजबूती के लिए भी ये चीजें होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, हर चीज को ध्यान रखते हैं। वही स्थिति माँ के लिए भी है कि जब गर्भ का पालन कर रही है तो उस समय में भी इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नव निर्माण की प्रक्रिया है। सृष्टि की एक नई निर्माण की प्रक्रिया, सृष्टि के अंदर एक नई जीव को, ऐसी चीज को ला रही है जो अपनी सत्ता को समाज में बनाएगा। हर माँ चाहती है कि मेरी संतान श्री राम जैसी, श्री कृष्ण जैसी, ऐसे दिव्य आदि श्री दयानंद जी जैसी, विवेकानंद जैसी संतान हो। अगर यदि हम ये चाहते हैं तो उसके लिए माँ को भी सीता, मदालसा, अरुंधति आदि बनना पड़ेगा। अगर माँ के अंदर वो संस्कार होंगे तभी बच्चे के अंदर जा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि माँ का विचारों से भी स्वस्थ रहना, भूल कर भी किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या न करना। एक कोई फोन कर रहा था, देखना चाह रही थी, किसका है, इतना कट गया उसका भाई। तो एक बात और भी है, बहुत सी बहनें हैं ऐसी कि जो मदिरा पान भी करती होंगी या धूम्रपान आदि भी करती हैं। ऐसी बहनों का बालक अगर होता है तो वो आप सामान्य कभी भी देख लेना कि वो सामान्य बालक से 300 से 500 ग्राम वजन उसका कम होगा बच्चे का, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी भी रह सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की व्यसन ना हो। यदि वो व्यसन कर भी रही हो तो वो माँ बनने के से पहले ही है कि मुझे जब कंसीव कर जाए तो उसे सब कुछ व्यसन छोड़ देने चाहिए। और वैसे तो इसने बताया कि हम तो कहते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए व्यसन मुक्त, बड़ा शुद्ध आहार विहार रख करके, हमें अपने विचारों में परिवर्तन रख करके तब हमें संतान बनाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड कार्यक्रम है। तो अगर विद पूरी योजना के साथ इस कार्य को किया जाता है तो वास्तव में हम अच्छी संतान को बना सकते हैं। इसके साथ साथ अब कंसीव कर लिया, उसके बाद माँ चाहती है कि बच्चा स्वस्थ भी हो, मैं भी स्वस्थ रहूं और बच्चा दिव्य आत्मा के रूप में जन्म ले। तो ऐसी स्थिति में कि वो माँ स्वस्थ भी रहे, नॉर्मल डिलीवरी भी उसकी हो जाए और
बालक के अंदर भी किसी प्रकार की विकृति ना हो, तो कुछ बातों का हमने कुछ आसन है और कुछ प्राणायाम है जो उसके लिए आवश्यक है उस समय में, वो उसको किए जाने चाहिए। तो हमने इसको 3 भागों में बाँटा है, 3 तिमाही, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि 9 महीने का समय होता है जब एक माँ गर्भ धारण करती है, उसके बाद बालक को बाहर आने में, बनने में पूरा 9 महीने का समय एप्रोक्सीमेट माना जाता है। तो पहले 3 महीने में हमें क्या करवाना है, उसके बाद फिर 6 महीने में 3 चौथे से छठे महीने तक क्या कराना है, फिर 7वें से 9वें महीने तक हमें क्या-क्या क्रियाएँ या अभ्यास जो भी है वो कराने हैं, ये प्राणायाम क्या कराना है। तो हमने इसको 3 भागों में बाँटा है। उसी के आधार पर मैं आपको बताऊँगी, और आगे फिर क्योंकि अभी समय सीधे अपनी योग कक्षा को शुरू करते ही खाली बैठे-बैठे ही बताना, वो एक थोड़ा-सा बोरियत भी हो जाती है आप लोगों के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी बीच-बीच में, और पहले हम उसको तिमाही के हमने जो बाँटा है अपने इसको, तो उसके हिसाब से करेंगे। सबसे पहले शुरू के 3 महीने में माँ को क्या-क्या करने चाहिए। पहली बात तो आगे झुकने का कोई आसन बिल्कुल करना ही नहीं होता। पेट पर जोर पड़े ऐसा भी कोई आसन नहीं करना होता। शुरू में खड़े होकर के कुछ आसन किए जाते हैं, तो सब खड़े हो जाएँगे, वो करके सीखेंगे। हालाँकि आपको आते तो सब हैं, सिर्फ उसका स्पेशलाइज़ेशन करना ज़रूरी है कि इस समय हम ये करवा सकते हैं क्योंकि मैं ये नहीं कि मेरी कक्षा में इस समय कोई प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आप सभी योग टीचर बन रहे हैं और योग शिक्षक को हर चीज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आपकी योग कक्षा में ऐसी बहनें भी होंगी जो इनफर्टिलिटी की शिकार होंगी, या फिर आपके इलाज से ही फिर वो गर्भ धारण कर लेंगी, फिर आपको उनको उससे आगे कराना होगा। तो ये सब चीजें आपकी जाननी जरूरी है। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में आप सबको ही मालूम है, श्वास भरकर दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। शुरू में एकदम पंजों के बल तुरंत नहीं होना, पहले सीधे खड़े रहेंगे, जमीन पर पैर रहेंगे, पूरे पूरे पैर जमीन पर, फिर ताड़ासन करेंगे। श्वास छोड़ते वापस, फिर थोड़ा सा उठना है दूसरी बारी में। पहली बारी में एकदम से सीधे आप ऐसे ये वाला नहीं करना, पहले आराम से सीधे खड़े रहेंगे, फिर उसके बाद ताड़ासन को करेंगे, लेकिन पैर जमीन पर पूरे रहेंगे, हाथों को ऊपर खिंचा देंगे केवल। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा पैरों को खिंचाओ, हाथों को ज्यादा खिंचाव देंगे। श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास भरकर, श्वास छोड़ते वापस, तिर्यक ताड़ासन, पैरों में फासला। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड की ओर झुकेंगे। इसमें कभी भी बहुत ज्यादा नहीं झुकना है। तिर्यक ताड़ासन में भी ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं ये, उसमें आगे तो जरा सा भी ना झुके, और थोड़ा थोड़ा सा पहले यहां से शुरू करते हैं। इसमें श्वास छोड़ते हुए, अंशु जी आगे मत झुकिए, आप चाहे थोड़ा करिए, आगे को मत झुकिए दीदी। हाँ, आगे नहीं झुकिए, आगे को नहीं दीदी, अपने साइड से आगे बिल्कुल नहीं झुकना इसमें। गलत मत करिए, आप देखिए कैसे कर रहे हैं, साइड से झुक रही है। हमारा स्ट्रेचिंग सिर्फ कमर पर रहेगा, इस जगह पर, और ये कमर का स्ट्रेचिंग सिर्फ हमारी यहीं से ही हो जाएगा, ऐसे ही। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जैसा आगे झुकोगे, आगे नहीं झुकना चाहिए इसमें बहुत ज्यादा। इस तिर्यक ताड़ासन में जो गर्भावस्था में तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आगे ज्यादा झुकना ही नहीं है। हाथों को सीधा रखिए, बिल्कुल दीदी के हाथ सीधे हैं। आप देखो जैसे करा रहे वैसे देखने का तो प्रयास करो। हाथों को ऊपर की ओर खिंचाकर तनाकर रखेंगे, और ये समझ लीजिए आपको हाथों को कानों से लगा लेना है। आपके जो हाथ की कोहनी से ऊपर का भाग है, कान से लग जाएगा, टच हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चलाओगे अपने हाथों को, मुड़ोगे, यानी कि श्वास भरती बीच में, फिर श्वास छोड़ते दूसरी ओर। तीसरा आसन है इसमें वृक्षासन। वृक्षासन शुरू से ही पहले आदत होनी चाहिए कि हम दीवार का सहारा लगा लें,
क्योंकि बैलेंस जरा सा बिगड़ गया, गिर गई वो बहन तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। ऐसी स्थिति में हमेशा पहले सबसे शुरू में तो दीवार के सहारे से वृक्षासन लगाना है, पूरा खिंचाव देना है, हाथों को तो ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। और यदि कोई बहन बहुत पूरी अभ्यासी है, पहले दूसरी तरफ से भी श्वास छोड़ते वापस। इसमें हम गर्भवती महिलाओं को बहुत बार तिर्यक ताड़ासन भी दीवार के सहारे में कमर के पीछे खड़ा करके कराते हैं, ताकि उसको ये लगे मुझे झुकना तो है ही नहीं, तो झुकना नहीं है तो कैसे कराएंगे हम उसको। ये आप दीवार से टच रहेंगे फिर मुड़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं आगे मुड़ रहा हूं या नहीं मुड़ रहा हूं। ये भी एक तरीका है वृक्षासन। वृक्षासन के बाद फिर है वीरभद्रासन। ये बहुत उपयोगी है। पहले एक पैर को आगे, दूसरे पैर पीछे, दोनों हाथ दृष्टि ऊपर की ओर। ये वीरभद्रासन है। इसी को थोड़ा सा हम और ज्यादा भी कर सकते हैं, आगे की ओर मुड़ सकते हैं, बैठकर भी किया जा सकता है इस तरीके से। धीरे धीरे वापस। वैसे सही तरीका इसका सिर्फ यही है कि आप ऐसे मुड़िए, दोनों हाथ जोड़िए, दृष्टि ऊपर की ओर। दूसरी ओर से कर सकते हैं ऐसे, फिर दोनों हाथ जोड़े, दृष्टि ऊपर की ओर। वीरभद्रासन कहते हैं। तो वीरभद्रासन शुरू की तिमाही में, शुरू की 3 महीनों में किया जाता है। फिर इसके बाद है कुछ बैठकर, बैठेंगे सब। आज मैं तिमाही के अकॉर्डिंग करूंगी तो बार बार खड़ा भी करूंगी, आपको बार बार बैठाऊंगी भी। ये है वज्रासन। एकमात्र वज्रासन ऐसा है जिसे गर्भवती महिला पूरे 9 महीने तक कर सकती है, क्योंकि इसमें बैठने से हमारे पाचन संस्थान ठीक रहता है, शरीर में वायु विकार नहीं बनता। तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। जब वज्रासन में थक जाते हैं तो होता है फिर दोनों पैर आगे, दंडासन। शुरू के 3 महीने में हमें सिर्फ यही आसन करने चाहिए, न झुकने के करने हैं, न कमर के बल, पेट के बल लेटने के, न कमर के बल लेटने के, क्योंकि उस समय का सबसे नाजुक समय होता है वो। और उसके इसी बीच में 10वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते तक 4 हफ्ते का टाइम तो हम उन्हें बिल्कुल मना कर देते हैं। इस समय आपको किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं देना है, क्योंकि जनरली एबॉर्शंस जो हो जाते हैं, गर्भपात जो हो जाते हैं स्वतः ही, वो इस समय में होते हैं, 10वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते तक। क्योंकि इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है भ्रूण की कि वो एक फर्टिलाइज हो रहा है और उसमें बहुत सेंसिटिव स्थिति बन जाती है। 14वें हफ्ते के बाद, यानी कि लगभग तीसरा महीना स्टार्ट करने होने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति उस समय तक धीरे धीरे गर्भ अपनी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो थोड़ा सा सर्वाइव अच्छे से टाइम लेके कर सकता है। तो उसके बाद ही फिर कि हम कहते हैं 10वें हफ्ते से 14वें हफ्ते तक बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ताड़ासन वो भी थोड़ा बहुत लगाओ, और वृक्षासन या फिर दंडासन में बैठो या वज्रासन में बैठो। इसके अलावा एक भद्रासन में है, लेकिन वो हमारा दूसरी हफ्ता है, उसमें शुरू होगा। अब हम 4थे महीने से जो शुरू करते हैं उसमें क्या क्या करेंगे। 4थे महीने में भी पहले ताड़ासन। इसमें ताड़ासन हम पूरे पैरों को ऊपर खिंचाव देके कर सकते हैं। 4थे महीने 6ठे महीने के बीच का है ये। जो हमने पहले कराए थे ये तो हमें करने ही है,
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन। इसमें अब अगर मां को अभ्यास हो गया है तो वो आगे आकर के दीवार के बिना सहारे के भी वृक्षासन लगा सकती हैं, लेकिन वो अभ्यासी का होना जरूरी है। जिसे अभ्यास नहीं है, पहले शुरू में ही कर रही है वो, उनका दीवार के सहारे ही करना आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से बैलेंस बिगड़े, और बैलेंस बिगड़ने से जरा सा भी झटका लगे शरीर को तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो हमने कई बार देखा है, जो यूट्यूब पे भी दिखाते हैं, 9वें महीने तक प्रॉपर वृक्षासन बहनें लगा सकती हैं, लगाती हैं, लेकिन वो पहले से अभ्यास करती हुई होती हैं जो बहनें, वही करती हैं। सीधे शुरुआत करनी अगर सीखनी हो तो ऐसी बहनों को नहीं कराना चाहिए। वीरभद्रासन, दूसरी ओर से अब इसके बाद शुरू होता है एक त्रिकोणासन। दोनों हाथ और ये ऊपर वाले हाथ को देखना है वापस। दूसरी ओर से ये त्रिकोण आसन है, ये आसन चौथे महीने से करा लेना चाहिए। वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, इनसे गर्भ का विकास होता है। वीरभद्रासन से अगर आप वीरभद्रासन लगवाते रहे तो बच्चा, क्योंकि अच्छी तरीके से फैलने के लिए उसे प्रॉपर जगह भी मिलती है, और नाम ही वीरभद्र है तो बच्चे के अंदर साहस, शौर्य आदि गुण अवश्य ही रहते हैं। त्रिकोणासन फिर लगाएंगे सभी एक बार और। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, हाँ कई बहनें अच्छा कर रही हैं। ये पैरों को पूरा फासला देना है, इसमें दोनों हाथ खोल लेने हैं। इसमें कोण आसन भी कर सकते हैं। कोण, कान से लगाया, हाथ थाई से पैर, और उसको फिसलाते हुए गए। करके दिखाएंगे सब, खाली कोई नहीं बैठेगा। अब कोण आसन के बाद करेंगे हम कटी चालन। कटी चालन चौथे महीने से छठे महीने के बीच में कराया जाता है। श्वास छोड़े, दोनों हाथ पीछे, सांस भरते सामने, श्वास छोड़ते पीछे, श्वास भरते सामने। कटी चालन आपको रोज करते भी हैं, कल भी कराया मैंने। ये चौथे महीने से कराना चाहिए, शुरू के पहले 3 महीने में कटी चालन हम नहीं कराते। ये हो गए हमारे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब बैठेंगे। वज्रासन, वज्रासन तो करना ही है। देखिए थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, थोड़ा सा पीछे बैठो आप। ठीक है, अब ठीक है दीदी। के भी आपके पैर दिखाई नहीं दे रहे, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा तो नहीं। मैं अपना वो झुका लेती हूँ ना थोड़ा सा। जी जी, मैंने पिन भी कर रखा है। नहीं, मैं झुका लेती हूँ जरा सा इसको, बस हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक है दीदी, अब ठीक है बिल्कुल। जी दीदी, साइड से दिखा देना, साइड से। ऐसे। अब इसमें जो विशेष आसन किया जाना है, क्योंकि बाकी तो सारे पहले वाले ही हैं, वो है मार्जारी आसन। इसको देख के समझेंगे। आपको घुटनों के बल उठना है, दोनों हाथ जमीन पर, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते कमर को नीचे की ओर लाते हुए गर्दन बाहर की ओर ले आनी है।
फिर श्वास भरते हुए ऊपर, कमर ऊपर जाएगी, फिर श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे की ओर आएगी, गर्दन ऊपर की ओर आ जाएगी, सामने की ओर जाएगा मुंह बिल्कुल। श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए ये हो जाएगा। श्वास भरते गर्दन ऊपर, कमर ऊपर, सॉरी, और श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। ये आसन इस तरह का है कि आप 5 से 7 बार भी आराम से इसको करा सकते हैं। ये कैट पोज भी बोलते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः श्वास भरकर, फिर श्वास छोड़कर। इसके बाद फिर है बाल आसन। करवट से लेटना है, फिर एक पैर को आगे, एक पैर, जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ मोड़ेंगे, उसी गर्दन और उसी और गर्दन। ये बाल आसन। बहुत गहरे गहरे सांस लेनी है। फिर यहीं से जब दूसरी ओर मुड़ना है तो पेट केवल ऐसे नहीं घूमेंगे, बल्कि इधर से घूमेंगे और दूसरी करवट से हाथ पीछे और जो पैर मुड़ रहा है वो हाथ मोड़ेंगे, उसी ओर गर्दन रखेंगे। उसके बाद फिर हाथ को वापस इधर लाएंगे और कमर के बल ही हम घूम के